आज के शो में पीटीआई दौर में $3 अरब के कर्जे दिए जाने का मामला, फंड्स लेकर बदनीयती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा का एक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूं आपके साथ सिफान खान। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में रिसेंटली एक इन कैमरा ब्रीफिंग बुलाई गई और ये कहा गया कि उन तमाम नामों से पर्दा उठेगा जो तकरीबन 620-625 के तकरीबन जो लगभग हैं, जो मुस्तफ़ीद हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में, जो टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी थी जो कोविड के दौरान आई और इस फैसिलिटी के तहत उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से सब्सिडाइज शरह पर यानी बहुत कम शरह सूद के ऊपर कर्जे हासिल किए। ये इन्फ्लुएंशियल्स थे जिनके बारे में मौजूदा हुकूमत ने एक बयानिया भी बनाया। स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस नेशनल असेंबली की, सेनेट स्टैंडिंग कमेटी और उसके बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये मामला गया। इसका फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा हुआ। स्टेट बैंक के ऑफिशियल्स वहां आए, उन्होंने कहा कि हम इन कैमरा आपको नाम देने को तैयार हैं। आज इस इजलास में क्या हुआ, इस अपडेट से आपको प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अब्दुल्ला मोहम्मद साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफी हमारे साथ प्रोग्राम में। आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में अब्दुल्ला साहब ये बताएं कि क्या ये मामला निपटा दिया गया और किस तरह निपटाया, क्या इसका नतीजा क्या निकला इस मामले का? अब्दुल्ला साहब जी बिल्कुल। एक तो ये क्लैरिफिकेशन जरूरी है कि जब कोरोना वायरस के दिन थे साल 2020 में, तो स्टेट बैंक ने एक सेल्फ इनिशिएटिव जिसमें फाइनेंस डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कैबिनेट कोई भी इन्वॉल्व नहीं था, उन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया और उन्होंने 628 अफराद को, जिसके मैंने कुछ लिस्टें जो है वो आज उस तक मेरे एक्सेस हुआ लेकिन मेरे पास नहीं है, मैंने सिर्फ देखी है। उसमें पाकिस्तान के शुगर के सबसे बड़े टाइकॉन्स इंडस्ट्रीज के, इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल के और इसके साथ जो दीगर मैन्युफैक्चरिंग जो बड़े बड़े इदारे हैं जिनका शुमार पाकिस्तान के अमीर तरीन ख़ानदानों में या लोगों में होता है, उनको डॉलर की करेंसी में $3 अरब के कर्जे दिए। स्टेट बैंक ने ये कर्जे जो है निजी बैंकों को अदा किए और निजी बैंकों ने इसको मुतल्लिका जो कंपनीज है उनको दिया। शख्स जिसके अभी पूरे दस्तावेजात मेरे पास नहीं हैं, लेकिन उन्होंने इस कर्जे से जिन्होंने तकरीबन $3 अरब और 60 करोड़ रुपए जो है वो हुकूमत पाकिस्तान से जो निजी बैंक से कर्जा लिया और उन्हें प्राइवेट जेट जो है वो बाहर से इंपोर्ट किया इन्हीं रकम से। तो आज ये मामला आया नेब पीएससी में, तो पीएससी के जो चेयरमैन थे, मैंने 4-5 जराए से इसकी तस्दीक की। इस तस्दीक की तो उन्होंने कहा ये पाकिस्तानी करेंसी, पाकिस्तान के कौमी खजाने के पैसे हैं। तो इस मामले को हम नेब या FIA के हवाले करते हैं, जिस पर गवर्नर स्टेट बैंक ने भी इस पे इतराज उठाया, जबकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के कुछ मेंबरान खामोश रहे। 2 मेंबरान ऐसे थे जिन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन को सपोर्ट किया, जबकि बाकी 3 ऐसे मेंबरान थे जो खुद भी इंडस्ट्रियलिस्ट है और खुद भी उनके कारोबार है पाकिस्तान के अंदर। अब ये नहीं पता कि पाकिस्तान पीटीआई के उस दौर में उन्होंने इनके स्टेक्स थे, उन्होंने ये कर्जे लिए या नहीं लिए, ये अब तक वाज़ेह नहीं। अच्छा, ये बताएं कि इसमें एक बात तो थी कि फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए इन कर्जों का, तो वो फॉरेंसिक जो ऑडिट वाली बात है क्या वो दब गई और नैब FIA वाला मामला आ गया? और नैब FIA पर भी कोई हतमी तौर पर ये कमेटी पहुंची है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, या इस पर भी सिर्फ बहस होकर ये कार्रवाई खत्म हो गई और मामला निपटा दिया गया? क्या हतमी नतीजा क्या निकला, कंक्लूजन क्या हुआ? देखो, एक तो ये चीज है कि कमेटी को इस पे एतराज था कि बैंकों के जो नाम है वो पोशीदा रखे गए हैं कि किस बैंक ने कितना कर्जा दिया और इसमें बैंकों के नाम नहीं है। और दूसरा ये कि चेयरमैन ने कहा कि फोरेंसिक ऑडिट होगा और इस मामले को हम नेब को भेजेंगे, FIA को भेजेंगे, लेकिन आज जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन थे उनको वो सपोर्ट हासिल नहीं रही। तो ना तो वो ये मामला अब इसका फोरेंसिक ऑडिट होगा, नहीं मामला नेब में जाएगा, नहीं मामला FIA में जाएगा, क्योंकि कमेटी के पास 16 जुलाई तक टाइम है, जिसके बाद PSC जो है उसकी वो तहलील हो जाएगी। और गवर्नर स्टेट बैंक इसी वजह से डिले कर रहे थे कि एक ऐसे वक्त पे ब्रीफिंग दी जाए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को कि उनके पास वक्त ना हो और वो फिर PSC की मुद्दत जो है वो खत्म हो जाए। तो 16 जुलाई को PSC की मुद्दत खत्म हो रही है। आज जो चेयरमैन कमेटी थे उन्होंने भी अपने ऑफ द साफी से उन्होंने कहा कि आज जो माफिया है वो जीत गया और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी थी या एहतिसाब था पाकिस्तान का वो हार गया। ये नूर आलम खान साहब ने कहा ये ऑफ द रिकॉर्ड जो आप कह रहे हैं, और ये इसी केस से मुताल्लिक कहा इन्होंने, या मतलब एक इन जनरल उन्होंने कहा कि
नहीं, इसी केस से मुताल्लिक कहा उन्होंने, कहा कि अरब डॉलर है और ये गवर्नर स्टेट बैंक उसमें इन्वॉल्व थे। और इसके साथ साथ उन्होंने खुद से फैसला किया कि किसको कर्जा देना है। मतलब वो किसी गरीब को उन्होंने कर्जा नहीं दिया, और वो कर्जा जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया गया जिनके ऑलरेडी उनके पास तैयारे हैं, जो पाकिस्तान के सबसे अमीर तरीन लोग हैं। स्टेट बैंक ने फैसला किया, उनमें कैबिनेट इन्वॉल्व नहीं थी, उनमें फाइनेंस मिनिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं थी, उसमें काबीना का कोई उसकी मुशावरत हासिल नहीं थी। गवर्नर स्टेट बैंक ने सिर्फ इनिशिएटिव लिया और उन्होंने कहा मैं इन 628 अफराद या 628 सनतकार या 628 खानदानों को फायदा देना चाहता हूँ। तो ये 3 अरब डॉलर कोई कम रकम नहीं है, और फिर अदायगी अभी जो है वो डॉलर्स में की गई। हम 2 अरब डॉलर्स के लिए या 3 अरब डॉलर के लिए IMF के और सऊदी अरब की भीख मांग रहे कि हमें दिए मतलब ये कि कंक्लूजन ये हुआ कि ना नैब में जाएगा, ना FIA में जाएगा, और ना फॉरेंसिक ऑडिट होगा। तो इसका मतलब ये है कि मामला 16 जुलाई को कमेटी खत्म हो जाएगी, तो ये सिर्फ एक जिसे कहते हैं एक बहस ही रही, और इसका कोई और दूसरी तरफ स्टैंडिंग कमेटीज में भी कुछ नहीं हुआ आगे। यही बात है ना अब्दुल्ला साहब? जी बिल्कुल, अभी ये मामला अब दफन हो गया है, और अब ये जो 628 अफराद है इनके खिलाफ कोई वो एहतसाब नहीं होगा। अब देखते हैं कि आइंदा अगर हुकूमत आती है और नई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनती है वो कुछ करते हैं, लेकिन अब तक ये मामला जो है वो अब खत्म हो गया, निपटा दिया गया। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, आपने हमें वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया और हमें अपडेट्स बताई पब्लिक के इजलास में हुआ क्या, आपने क्या देखा, क्या वहाँ इन कैमरा इजलास था, वैसे ज़राए से क्या खबरें थी जो सामने आई। इसके बाद कैसर शेख साहब जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है नेशनल असेंबली के, जिन्होंने ये मामला उठाया था, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार जब इनिशिएट लिया था स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने, तो वो किसी नतीजे तक क्यों नहीं पहुंच सकी, और वो किसको जिम्मेदार ठहराते हैं अगर कोई नतीजा नहीं निकला। नाम सामने भी आए तो इस तरह से आए कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अब कुछ कर नहीं रही है। तो इस ब्रेक के बाद मजीद सवाल उठाएंगे, हमारे साथ जुड़े रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात। आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इन कैमरा इजलास हुआ। इस इजलास की अहमियत बहुत ज़्यादा है। इस इजलास में ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को आज इन कैमरा ब्रीफिंग में ये तमाम नाम पेश करने थे। 625 अफराद या कंपनीज जो मुस्तफ़ीद हुई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौरे हुकूमत था, जब रजा बाकर साहब गवर्नर स्टेट बैंक थे, कोविड के दौरान जो फाइनेंस फैसिलिटी रीफाइनेंस की आई थी, जो तकरीबन 0 शरह सूद पर जो मुख्तलिफ अशखास को कर्जे मिले, ये कौन थे और आखिरकार कौन मुस्तफ़ीद हुआ, ये नाम सामने आने थे। इन कैमरा इजलास में ये नाम पेश किए गए। अभी आपको हमने तफसीलात भी इस इजलास की आपके सामने रखी। इसमें जो कंपनियां हैं, यानी इंडिविजुअल्स के बजाय कंपनीज के नाम सामने आए, जिनका बेसिक ताल्लुक मुख्तलिफ सेक्टर्स जिसमें टेक्सटाइल, शुगर, केमिकल और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से था, जिनकी तफसीलात फराम की गई। चेयरमैन PAC यानी नूर आलम खान साहब ने इस मामले को नैब और FIA के सुपुर्द करने के हवाले से तजवीज़ दी, जिस पर दीगर अरकान, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो दीगर अरकान थे, उनकी तरफ से रजामंदी का इजहार नहीं हुआ। और इस पर स्टेट बैंक का भी कहा गया कि उनकी तरफ से भी रजामंदी नहीं थी कि मामला अगर नैब को कंपनीज का भेजा गया तो ये शायद इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट या दीगर हवाले से मसाइल क्रिएट कर सकता है। जो अहम बात है वो ये है कि 16 जुलाई को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपनी मुद्दत पूरी कर रही है। तो और जो ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बात अभी सहाफ़ियों को आपको सुना भी रहे थे, जो वहाँ बता रहे थे कि नूर आलम खान की जो ऑफ द रिकॉर्ड सहाफ़ियों से बात हुई गैर रस्मी, उसमें उन्होंने कहा जी कि आज माफिया जीत गया और हम हार गए। तो क्या हम ये, क्योंकि ये ना नैब में जा रहा है मामला, ना FIA में जा रहा है, और ना इसका फॉरेंसिक ऑडिट हो रहा है जैसे पहले खबर थी, तो ये मामला क्या अब ऐसे ही दफन हो जाएगा फाइलों में और ये नाम भी ऐसे ही हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा कुछ। कैसर शेख साहब स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के सरबराह हैं, जो इस मामला उठाया, रूह रवा जिसे कहा जाए, वो हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में। कैसर शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, आपने लीड किया इस मामले को लेकर, आगे बढ़े, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने आगे बढ़ाया। क्या सर इसका नतीजा क्या निकलेगा, क्योंकि असेंबलीज की मुद्दत पूरी हो रही है, एहतसाब तो हुआ नहीं शेख साहब? जी कैसर शेख साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है?
हमारी कैसे शेख साहब तक से जो इस वक्त बात हो नहीं पा रही, हम कोशिश करते हैं कि उनसे रब्ता में कनेक्ट करें और उनसे जानें, क्योंकि ये स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के सरबराह हैं और इस मामले को इनिशिएट ही इन्होंने किया था स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने। तो आखिरकार ये क्या समझते हैं, क्योंकि आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये कहती है कि इस मामले का कोई हतमी नतीजा इसलिए नहीं निकला क्योंकि अरकान के दरमियान इस बात पर इख्तलाफ था। कुछ अरकान यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन ये राय रखते थे कि इस मामले को नैब और FIA के सुपुर्द करना चाहिए, लेकिन साथ साथ जो दीगर अरकान थे उनकी राय ये थी कि नैब FIA के सुपुर्द नहीं करना चाहिए। और तकरीबन यही राय स्टेट बैंक की तरफ से भी रिपोर्ट हुई कि वो भी इसके खिलाफ थे। ये कंपनीज हैं, ये शोबों में इन्वेस्टमेंट करती हैं, नैब FIA के चक्कर में पड़कर ये मामला लीगल कॉम्प्लिकेशन की सूरत हो जाएंगे। ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मौक़िफ़ सामने अब तक जो हमारे सामने है। कैसा शेख साहब आप फरमाइएगा, क्योंकि आप तक आवाज़ आ रही है सर पहले शेख साहब? जी मुझे आ रही है जी। अच्छा कैसे साहब ये फरमाइए कि स्टैंडिंग कमेटी आपने मामला इनिशिएट किया, आप कहा जाए तो रूह रवां थे इस पूरे मामले के, जो $3 अरब वाला कर्जा था, ये फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने वहां से टेकअप किया। आज वहां से कुछ मुस्बत इत्तलात नहीं है जो इन कैमरा इजलास हुआ है। अभी हमारी सहाफ़ी, अभी हमने लिया हुआ भी था अब्दुल्ला मोहम्मद साहब जो कवर करते हैं उधर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को, वो कहते हैं कि वहां पर ये कोई ना FIA में जा रहा है मामला, ना नैब में जा रहा है, ना फॉरेंसिक ऑडिट हो रहा है और अरकान के दरमियान कोई इस बारे में कंसेंसस नहीं बन सका, क्योंकि ये मामला कंपनीज हैं, इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट सेक्टर है, तो वो डिस्करेज होगा और ये इस वजह से स्टेट बैंक ने भी इसकी मुखालफत करी। कंपनीज के नाम तो सामने आ गए लेकिन कोई एहतसाब की कार्रवाई नहीं होगी। कैसा शेख साहब, योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस प्लीज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सबसे पहले तो बात यह है कि ये जो कंपनीज के नाम कह रहे थे इन कैमरा, अगर वो आगे हैं मेरे नॉलेज में नहीं, अगर आए तो अच्छी बात है, इन कैमरा नाम आने चाहिए थे। बात यह है देखिए कि ये जो इन्वेस्टमेंट हुई है ना, इस पर कोई प्लानिंग नहीं की गई, कोई सूझबूझ नहीं की गई, ये नहीं अभी इसके कोई अप्रेजल नहीं अभी हुई कि इसका रिजल्ट क्या निकला। ये इतना बड़ा कर्जा जो कि आज का तकरीबन 85,000 करोड़ रुपए बनता है और जो 10 साल के लिए बिल्कुल मामूली शरह सूद पे दे दिया गया, और ये लगी है बड़ी बड़ी एयर जेट मशीनरी लगी है और उससे लाखों बेरोजगार हो गए हैं मजदूर, क्योंकि वो शटरलेस जो मशीनें थी ना वो चल नहीं रही इनके मुकाबले में। पहले पाकिस्तान में शटरलेस मशीन लगी हुई थी तमाम फैसलाबाद में और पंजाब के बड़े शहरों में और कराची में, तो ये शटरलेस रूम जो है ना वो लाखों मजदूर उसमें और जो कारोबारी लोग थे उनका भी नुकसान हुआ है। तो ये बगैर किसी प्लानिंग के ये दे दिया गया अपने चंद चहीतों को। तो बात ये है कि, और ये कहते हैं देखिए ना, बात करें तो कहें PTI ने तो बहुत काम किया। PTI ने क्या आम बंदों के लिए काम करना था? या तो मुझे कोई जवाब दे देना कि इससे फायदा 610 लोगों को दिया, अमीर लोगों को जिनके पास पहले अरबों रुपए है और उन्होंने अपने बड़े बड़े घर बना लिए उससे, और मशीनरी जो आई वो पूरी इस्तेमाल भी नहीं हुई। तो ये चीजें पहले स्टडी करनी चाहिए। पाकिस्तान हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। तो ये अच्छा हुआ है, मैंने ये जो बड़े अरसे से मामला उठाया हुआ था, ये नेशनल असेंबली में भी काफी थ्रेडबेयर इसकी डिस्कशन हुई और अभी अगर पब्लिक अकाउंट कमेटी में भी हो रही है। हम दोबारा अपनी मीटिंग में इसको रख रहे हैं और ये प्रॉस एंड कॉन इसके डिस्कस करेंगे। अगर पाकिस्तान में ये होता है आज $3 अरब हमारे पास होते जी। कैसे साहब ये फरमाएगा कि 16 जुलाई को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपनी मुद्दत पूरी कर रही है और वहां से जो इत्तलात हैं वो यही है कि वो इसके यानी इसके बाद का जो अमल है कि नाम तक तो आ गया सामने, आप कह रहे हैं अच्छी डेवलपमेंट है, इसके बाद का जो अमल है कि सवाल जवाब का कि ये पैसा क्यों दिया और मिला, तो उसमें मिसयूज ऑफ अथॉरिटी या मटीरियल गेन्स या नैब और FIA एक्टिव होते, वहां उस कमेटी में इख्तिलाफ हो गया और उन्होंने ये मामला किसी को नहीं भेजा और यहीं पर ये चैप्टर क्लोज हो गया। तो क्या आपकी तरफ से भी चैप्टर क्लोज है स्टैंडिंग कमेटी का, या आप आगे बढ़ाएंगे? और अब आपके पास भी कितना टाइम बचा है अगर इसे आगे बढ़ाया जाए तो यहां से? जी हमारे पास देखिए ना वही 12 अगस्त तक का टाइम है, 1 महीने का टाइम है। हम एक मीटिंग कर रहे हैं अपनी स्टैंडिंग कमेटी में और उसमें भी हम कोशिश करेंगे। देखिए मैं नहीं समझता, यहाँ हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और जो वो स्टैब्लिश जो वो अपने तौर पे समझते हैं, यहाँ कभी भी पार्लियामेंटेरियन स्ट्रॉन्ग नहीं रहे। हमारा तो होल्ड ही नहीं रहा। हम तो रहता ये जो फाइनेंस कमेटी है ना, यही इस सब्जेक्ट की असल डिस्कशन यहाँ होती है, क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी का ये मेरे ख्याल में डायरेक्टली परव्यू नहीं है। तो हम कर रहे, लेकिन हमें भी कोई जवाब ही नहीं दे रहे। और जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पे 3-4 ब्यूरोक्रेट पाकिस्तान में मैंने तो देखा है कि वही स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, FBR के चेयरमैन हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, 4 बंदे, और कहाँ से आते हैं? ये इलेक्टेड नहीं है इनमें कोई भी।
तो पाकिस्तान किस तरह आप कहते हैं कि यहाँ जमहूरियत इलेक्टेड लोग चला रहे हैं, कोई भी असेंबली में तो ये बातें डिस्कस नहीं होती। मैंने बार बार ये बात की तो असेंबली में ये डिबेट हुई और स्पीकर साहब ने बाकायदा इसको हमारी कमेटी में भेजा है, लेकिन अभी तक हमारी कमेटी में वो भी नहीं आया। स्पीकर साहब ने बाकायदा नेशनल असेंबली में ये कहा कि ये बात आप भेजें फाइनेंस कमेटी को और वहां डिस्कस हो। मैंने आज भी अपने सेक्रेटरी से पता किया है तो अभी तक हमें वो रेफर नहीं किया गया असेंबली से। जो 1-1.5 महीने की बात है कि असेंबली में ये तय हुआ कि आप स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में इसको भेज के डिस्कस करें। तो बात ये है कि यहाँ पे हम नाम की जमहूरियत तो है, लेकिन पावर सारी की सारी उन चंद लोगों के पास होती है। वो कहाँ से आते हैं? बाहर से ही आते हैं जी। कैसे साहब, ये तो ठीक है, आपने दुरुस्त कहा कि है और ये सालों से है ये मसला, तो कि कुछ हलकों में ताकत होती है, ब्यूरोक्रेसी के मसाइल भी हैं, लेकिन यहाँ तो अरकान के दरमियान इख्तिलाफ रहा। कुछ अरकान खुद इंडस्ट्रियलिस्ट बैकग्राउंड रखते थे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात कर रहा हूं मैं, और वहां पर सिर्फ चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ये मौकिफ था कि नैब एफआईए को देना चाहिए, बाकी दीगर अरकान भी ये नहीं चाह रहे थे कि नैब एफआईए को देना चाहिए। तो ब्यूरोक्रेसी तो बाद में आती, जब हमारी जो सियासी जो जमातों के अरकान थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, उन्हीं में इख्तिलाफ था और उनमें से 1-2 ही थे जो हामी थे, बाकी सब मुखालिफ थे कि इसको नैब एफआईए में नहीं जाना चाहिए। तो यही मसला आ गया पहले बुनियादी। तो कैसा साहब देखिए, ये तो मैं भी ये फेवर भी तो देखिए ना, पहले तो जिन लोगों ने फैसले किए हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए ना, निस्बत बजाय के बिजनेसमैन के खिलाफ ये फैसला हुआ। और वो हमारे यहाँ भी देखें ना, जो जिन लोगों ने अवेल किया है, ये बेनिफिट लिया है या उनके कोई करीब है, वो तो नहीं चाहेंगे ना। लेकिन मैंने भी कभी ये नहीं कहा कि इसको नैब में दें या इसको एफआईए में दें। मकसद तो ये क्यों फैसला हुआ, ये किस जगह पीटीआई दाई थी, बड़ी सपोर्टर थी कि आम आदमी को फायदा पहुंचना चाहिए और बड़े लोगों को हर जो बेनिफिट मिलता है उसका फायदा आम लोगों को। मैं पूछता हूं कि जो जितने भी सपोर्टर हैं पीटीआई के, क्या कोई उनको 1 करोड़ रुपया भी मिला? ये 0% पे ये आप बताइए ना मुझे। और ये इन लोगों को आखिर क्यों 610 लोगों को मिला जो पहले ही अरबोपति है और हमेशा हर वक्त उन्हीं लोगों को ही बेनिफिट मिलते हैं? तो पाकिस्तान किस तरह डेवलप करेगा? कैसे सब ये बताएं कि बतौर अरकान असेंबली अगर आप लोगों को ही नैब एफआईए पे नहीं है, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि सवाल पूछना चाहिए और हम भी ये कहते हैं कि सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि ये सारा डिपॉजिटर मनी था जो बैंक्स के पास था जिसको आगे दिया गया, तो ये प्राइवेट पैसा तो था नहीं किसी का कि उन्होंने दे दिया। दिस वाज डिपॉजिटर्स मनी और हमारा भी हक है जानने का ये कौन लोग थे जिनको मिला। लेकिन अगर आप इदारों पर ही हम एतबार ना करें तो फिर इनको खत्म कर दें कि ताकि ये सवाल ही खत्म हो जाए, और फिर कौन पूछेगा सवाल रजा बाकिर से, कौन पूछेगा फिर ये उस वक्त पीटीआई की हुकूमत से? और अधूरा सवाल तो नहीं पूछ सकते कि हम ये बोले कि आप सिर्फ उनका एहतसाब करें जिन्होंने कर्जा दिया, जिन्होंने कर्जा लिया उनसे सवाल ना पूछें, तो ऐसा एहतसाब भी नहीं हो सकता। तो इसका हल फिर क्या होगा? सिर्फ ये एक नैरेटिव ही रहेगा पॉलिटिकल, या इससे कुछ आगे निकलेगा? शेख साहब जी, इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ आगे निकले, और इससे पहले भी जो कर्जे दिए जाते रहे हैं, देखिए मैं आपको कह रहा हूँ इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा हुआ है। हम जो बातें करते हैं, ये सारे जो पार्टियां बात करती हैं, कभी स्टडी नहीं करती, उनके अपने यहाँ कोई ऐसी निज़ाम नहीं है कि वहाँ पहले प्लान कर लिया जाए। इकोनॉमिक मैटर्स असेंबली में नहीं आते। इकोनॉमिक मैटर्स 2-4, मैं पहले दिन से ये जोर दे रहा हूं कि 2-4 लोग सिर्फ पाकिस्तान में फैसला करते रहे, और यही हमारी तनज़्ज़ुली का, यही हमारी डीके का, यही हमारे जवाल का वजूहात है कि अगर आप किसी को शामिल ही नहीं करिए। इलेक्टेड लोग करते क्या ऐसे नालियां गलियां बना रहे हैं, हम वही हमारा काम है कि सड़क। और मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारे जिम्मे काम क्या है, क्योंकि मैं 30 साल से तो नेशनल असेंबली के ये सोच के आया था कि पाकिस्तान की पॉलिसीज बनाने में मेरा रोल होगा और मैं कोई ना कोई पाकिस्तान को बेनिफिट दे सकूंगा, लोगों के मफाद में, लोगों की जिंदगी में कोई सहूलत हो सकेगी। लेकिन मुझे तो नहीं समझ आ रही कि जो इलेक्टेड एमएनए है वो क्या उसका रोल है। उसका ये सारा, जब तक ये तब्दीली नहीं आएगी पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा, ये मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ। और देखिए पीटीआई एक नाम से आई थी, ये तब्दीली के स्लोगन से आई थी, नारा लगाया था, उन्होंने उन 610 अमीरों को दे दिया, लेकिन कोई उनसे पूछने वाला नहीं है कि क्यों दिया भाई 610 को, बाकी लोगों को, लाखों लोग जो इंजन ऑफ ग्रोथ हैं, क्यों काश्तकारों को नहीं मिला? ये लोग आज कोई काश्तकार लेने जाए 30% पे नहीं मिलता। ऐसा पूछे कौन? आप इदारे, यानी आप कहते हैं नैब एफआईए के, आप भी समझते नहीं पूछ रहे हैं, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी नहीं पूछ रही, फिर कौन पूछेगा उनसे? ये आप दुरुस्त कह रहे हैं जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं। कौन पूछे कौन नहीं है, हमारे यहाँ निजाम ही नहीं है, हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ कोई बाहर से इन्वेस्ट करना आता है ना पैसा,
तो कौन बताए कि क्या इन्वेस्ट करो? जहां चंद ब्यूरोक्रेट्स को ही जिम्मेदार कर दिया गया और उनको पूछता नहीं है। भाई आप दोस्त कह रहे हैं, बड़े अच्छा पॉइंट है, कौन पूछे ना? असेंबली पूछती है, असेंबली में बातचीत होती रही, क्या हुआ? स्पीकर साहब ने रेफर कर दिया। आज पब्लिक अकाउंट कमेटी ने पूछा आपके सामने, उनको उनमें भी डिस्कस नहीं हो सका। देखिए यही बातें होनी चाहिए। जब तक हम इन मामलात को चेक नहीं करेंगे और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए फैसले नहीं करेंगे तो रिजल्ट तो नहीं निकलेगा। या आप दुरुस्त कह रहे हैं, कौन पूछे, ये अभी तय नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारे यहाँ एक वजीर खजाना आता है, जब बाहर से, आमतौर पर बाहर से आता है, वही सारी चीज का जिम्मेदार होता है। उसको जरूरत ही नहीं है कि एमएनए मिलने की भी जरूरत नहीं है उसको। ठीक है, बस इस तरह चल रहा है पाकिस्तान की इकॉनमी जो हाल बनाया हमने। मतलब हम ये सवाल कैसा, इसका मतलब मिलकर उठाते हैं, क्योंकि अरकान असेंबली ये नहीं चाहते कि नैब एफआईए पूछे, ना वो खुद पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि ना नैब पूछे, ना एफआईए पूछे, ना कोई और इदारा पूछे, ना पार्लियामेंट पूछे, तो फिर एक आम आदमी के तौर पर या फिर कोई इन्वेस्टर, आप खुद बिजनेस बैकग्राउंड रखते हैं, वो तो ये समझे कि इस मुल्क में कोई भी ब्यूरोक्रेट आए, कोई फ्लॉट पॉलिसी बनाए, अपने मनपसंद अफराद को फायदा पहुंचाए, खुद भी उससे मुस्तफीद हो मुबैना तौर पर, और उसके बाद मुल्क से निकल जाए या जो भी करे, और उससे ना कोई पूछे। यहाँ यही सवाल हम ढूंढते रहे कि पूछे कौन, क्योंकि अरकान असेंबली नैब एफआईए से चाहते नहीं पूछवाएं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है नैब एफआईए का, खुद वो पूछ नहीं रहे। तो सर हम कहां खड़े फिर? अरकान असेंबली कह रहे माय डियर, आप दुरुस्त कह रहे हैं, यही तो मैं बातें आपकी कर रहा हूं जो मुझे आप इंडोर्स कर रहे हैं। यहाँ चंद ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वही उनको कौन समझाएगा? पूछे, वो खुद ही तो पूछते हैं। जो किसी के कोई सारे छापे लगते हैं या जो इंफॉर्मेशन होती है, ये सारे एफआईए किसे क्या पूछ के कोई काम करती है? आप बताइए, क्या कहां तक पूछती है? यही मामला है। जब तक कोई ये तरीकाकार तय नहीं होगा और हमें अपने अपराधियों को देखे ना, उसका तो कोई रिजल्ट नहीं निकलना। जिन लोगों ने पैसा अवेल कर लिया, वो देखिए ना, वो तो एक अलग बहस है कि कानूनी है, गैर कानूनी है, कोर्ट में जाए नहीं जाए, लेकिन लोगों को चंद, पाकिस्तान में उन चंद लोगों को ही बेनिफिट दिया जा रहा है। और आम लोगों के लिए आगे बढ़ने के लिए तो अमीर का पाकिस्तान डिफरेंट है, गरीब का पाकिस्तान डिफरेंट है। और ये पीटीआई वाले कहते तो यही थे, लेकिन किया उन्होंने, एक्चुअल उन्होंने अमीर को फायदा पहुंचाया। आप बताइए कितने लोगों को उन्होंने, ये 85,000 करोड़ रुपए में से कितने आम लोगों को ये कर्जा मिला है जो 0% पे हो? मुझे बता दीजिए। इसका मतलब कैसा फिर ये भी है कि तोशाखाना केस हुआ या 190 मिलियन पाउंड वाला केस हुआ या दीगर ऐसे केसेस जिसके अंदर एहतसाब की गिरफ्त मजबूत हो रही है पीटीआई के साबिक मेंबरान के खिलाफ, वो इसलिए हो रही है क्योंकि उसके अंदर कोई बेनिफिशरीज, या तो बेनिफिशरीज हैं तो पसे पर्दा है, या बेनिफिशरीज इतने इन्फ्लुएंशियल नहीं है। इस केस में क्योंकि पीटीआई के साथ साथ दीगर और नाम भी हैं जुड़े हुए जो इतने ताकतवर हैं जिनके खिलाफ कोई जा ही नहीं सकता, इसलिए शायद नहीं जा रहे। ये मकसद है इस बात का। बाकी केसेस में तो एहतसाब हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, नैब भी है, एंटी करप्शन भी, एफआईए भी। ये नहीं किधर, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, वो इतने पावरफुल हैं। और ये भी आपका ख्याल गलत है। आज तक जो वाइट कॉलर क्राइम है, किसके खिलाफ एक्शन हुआ है? मुझे बताएं। मैं भी पाकिस्तान में ही मैं कोई 56 साल से, 56 ईयर से बिजनेस में हूँ। व्हाइट कॉलर क्राइम के खिलाफ क्या हुआ, क्या है, हमने किया क्या है? नाम ही किया है, हमने बताया ही है। कितने लोगों के खिलाफ ये जो कर्जे दिए गए, जो कर्जे माफ कराए जाते हैं, और जो आप देख रहे हैं कि जिनका इन्फ्लुएंस होता है वो अरबों खरबों के कर्जे ले लेते हैं और वापस करते ही नहीं है, और वो सारे के सारे उनके पास कोई कोलेटरल भी नहीं होते। तो किसी ने आज तक पूछा है? पूछ ही नहीं सकता इस मुल्क का। यही तो निजाम, इसी वजह से तो हम नीचे जा रहे हैं। यही तो वजह है कि हमारे पास, लेकिन मैं आपको बताऊं, चंद बड़ों को जो गैस की रेट, आपको मैं 2-3 और टॉपिक देता हूं इसके से हट के भी, जो चंद बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको जिस रेट पे गैस मिलती है, एक दरमियाने और छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट को उससे 4 गुना पे गैस मिलती है। अब आप बताइए कि कैसे मुकाबला करेगा? आज मैं आपको बताता हूं कि इंपोर्टर जो कि माल बेचता है, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा इंपोर्ट जो है ना, वो रॉ मटेरियल की है। और वो जो रॉ मटेरियल अगर कोई छोटा दरमियाना बंदा मंगा ले इंपोर्टर, तो उसका रेट डिफरेंट है, टैक्स डिफरेंट है। और अमीर आदमी कोई मंगाए या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट मंगाए तो उसका रेट डिफरेंट है। और मैं ये बात करते हुए कितने अरसे से ये बात कर रहा हूँ फाइनेंस कमेटी में और हर जगह, लेकिन कोई नहीं हुआ। पता नहीं, ये तो जब तक ये उन लोगों का मफादात का तय नहीं होगा, पाकिस्तान आगे तब बढ़ेगा अगर इक्वल राइट्स मिलेंगे लोगों को, बराबरी की बुनियाद पर राइट मिलेंगे। अगर अमीर को ही फैसिलिटेट करना है, उसी को कम रेट लगना है इनकम टैक्स का, उसी को कर्जे मिलने हैं, तो दूसरे बंदे के लिए तो यहाँ गुंजाइश नहीं होती।
जो इंजन ऑफ ग्रोथ होता है ना जी, मैंने कितनी बार आपसे अर्ज किया कि इंडिया में टोटल कर्जे का 15% SMEs को मिलता है, बांग्लादेश में उनको टोटल कर्जे का बैंक का 12% मिलता है, हमारे यहाँ टोटल कर्जे का 7%। कैसा अनफॉर्चुनेटली मैं तो पूरी उम्मीद हूं कि मुझे आप जैसा अरकान हैं और मैं उम्मीद रखता हूं कि मामलात को उठाते रहेंगे आपके साथ और कोशिश ये करेंगे कि अब नहीं तो शायद आगे जाकर इनके हतमी नताइज तक हम पहुंच सके। बहुत शुक्रिया मैं आपका अदा करूंगा, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया, वक्त इख्तिताम पर पहुंच रहे हैं। नाज़रीन सिर्फ समराइज करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में तफसीलन आपके सामने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का आज का इजलास, अहम तरीन इजलास के इन कैमरा ब्रीफिंग, जिसके अंदर ये नाम सामने आने थे जो बेनिफिशरीज थे रीफाइनेंस स्कीम के। PTI दौरे हुकूमत में जब कोविड था, स्टेट बैंक की तरफ से तकरीबन 0 शरह सूद पे ये कर्जे दिए गए। आखिरकार कौन मुस्तफीद हुआ, ये नाम इन कैमरा में कंपनीज के सूरत में सामने तो आए, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ना ये मामला NAB को दिया है, ना FIA को, और ना इसका कोई फॉरेंसिक ऑडिट होगा। इसी मामले के ऊपर इस कमेटी का इजलास खत्म हुआ। 16 जुलाई को ये कमेटी तहलील हो जाएगी और आपने स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस का मौक़िफ़ भी सुन लिया है अभी उनके चेयरमैन का। वो भी ज़्यादा पुरुमीद नहीं है कि ना सवाल पूछे जाएंगे, ना एहतसाब होगा और ना हम ये जान सकेंगे कि आखिरकार ये फ़ायदा जिन्होंने उठाया उन्होंने उस पैसे से किया क्या और क्या पाकिस्तान की मईशत का इससे फ़ायदा हुआ, बेशुमार बेपनाह नुकसान हुआ। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं तमाम एड्रेसेस। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।